जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि हम रेगुलर मतलब कि अब प्रतिदिन हमने पहला पार्ट बना दिया था सामान्य हिंदी का, जिसमें हमने टॉप 40 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन पूरा यूपीएसआई लेवल के प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है। और आप कहेंगे दोस्तों हम जीएस का भी यानी जीके के भी टॉप 40 क्वेश्चंस, जिसमें आपका मूल विधि, संविधान और अन्य जीके भी शामिल होगा, उसको भी लेकर के आएंगे। तो आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जाइए प्लेलिस्ट पर, हमने बना दिया है मिशन यूपीएसआई के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें सभी के सभी वही वीडियो होंगे जो कि आपके यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज दूसरा पार्ट है। ये पहला पार्ट हम बना दिए, इसको जरूर देखिएगा। और अब हम शुरू करने वाले हैं दूसरा पार्ट, हिंदी का दूसरा पार्ट, जिसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे। और आप इसको अंत तक देखिएगा और हमें जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, वो अवश्य बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए 81 से देखेंगे 120 तक, यानी पूरे 40 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। जो विभक्ति संज्ञा के साथ आती है उनको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हिंदी में जो संज्ञाओं के साथ विभक्ति आती है दोस्तों, आपको पता है उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं विशिष्ट। देखिए विशिष्ट क्या होती है, ये देखिए ये विभक्तियां क्या होती है, अलग होती हैं। जैसे राम ने, समझिएगा राम ने। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हिंदी में क्या होता है, वो विशिष्ट होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका कारक चिन्ह होता है, विभक्तियां होती है, वो अलग लगती हैं। मगर संस्कृत में क्या होता है, उनको एक ही में जोड़ दिया जाता है, इसलिए संस्कृत विशिष्ट नहीं होता दोस्तों। तो याद रखेंगे जो हिंदी है वो विशिष्ट विभक्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या बोलते हैं, विशिष्ट विभक्तियां। ठीक है, चलिए अगला है उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, उष्म व्यंजन। ठीक है, देखिए उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो तीनों प्रकार के श हो जाते हैं दोस्तों। और उसके अलावा हा भी उष्म व्यंजन ही होता है दोस्तों। क्या, हा भी उष्म व्यंजन ही होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो सा होता है सीटी वाला, ये तालव्य होता है, इच जैसा नाम तालु। ठीक है, और ये लुट जैसा नाम मूर्धा होता है दोस्तों, ये खड़कोड़ा वाला मूर्धा होता है। और दंत वाला होता है ये सा। ठीक है, सा क्या होता है, दंत। तो आपसे पूछेंगे कि उष्म व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। कौन कौन से, सा हा। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे, इन्हीं उष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इन्हीं उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। एक चीज और बता दें कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं। या रा लावा, क्या या रा लावा दोस्तों क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो पूछा जाएगा कि शाह कौन से व्यंजन होते हैं, तो उष्म व्यंजन होते हैं, जिसमें से हा हल को हम काकल्य बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। हा हल को क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कौन सा उपवाक्य है दोस्तों। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि दोस्तों, इसमें कौन सा उपवाक्य है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, यहां पे दोस्तों क्रिया की बात की जा रही है, इसलिए क्या जाएगा, सॉरी किसके जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा हमारा। ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विकल्प का पहचान कीजिए। उसने टेढ़ी चाल चली, तो दोस्तों इसमें किस प्रकार का कारक है, तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, उसने, तो ने आ गया दोस्तों। ने क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो क्या होता है, ने क्या होता है, कर्ता होता है। ने कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है। तो याद रखेंगे इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। संबंध क्या होता है, का की के हो जाता है दोस्तों, कर्म, है ना, को हो जाता है, अधिकरण में पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ने है, इसीलिए कौन सा कारक हो जाएगा, आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। ठीक है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना कहिए। ये पंक्तियां किस कवि की हैं, ये पंक्तियां किस कवि की हैं, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए किसकी हैं, तो रघुवीर सहाय जी की हैं। किसकी हैं, रघुवीर सहाय जी की। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, किसकी हैं, तो रघुवीर सहाय जी की। चलिए अगला है नाटक जारी है। क्या, नाटक जारी है, ये काव्य संग्रह किस रचयिता की है दोस्तों। नाटक जारी है किसकी है, श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, या फिर धूमिल, या फिर लीलाधर जगूड़ी। दोस्तों ये बताना है किसकी है। दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, किसकी है, लीलाधर जगूड़ी। मगर एक आपको बता दें कि लीलाधर जगूड़ी से कुछ जो हम पॉइंट बताने जा रहे हैं उनको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। दोस्तों पहली चीज क्या है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किसके लिए, तो रचना याद रखेंगे, अनुभव
ठीक है, लिख लीजिएगा, अनुभव के आकाश में चांद। क्या? अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद। हम बोल रहे हैं दोस्तों, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 में इन्हें कौन सा सम्मान मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अभी इन्हें हाल ही में यानी 2018 में व्यास सम्मान दिया जाता है। किसके लिए? तो इनकी एक रचना है, उसे भी याद रखिएगा, जितने लोग उतनी प्रेम। क्या? जितने लोग उतने प्रेम के लिए इन्हें 2018 में व्यास सम्मान भी दिया था। तो दो रचनाएं और याद कर लेंगे लीला जगुड़ी से। कौन सी? अनुभव के आकाश में चांद, जिसके लिए 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और 2018 में इन्हें जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास सम्मान भी मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यही डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल होगा, राइट। और इसके हमने बता दिया, और जो इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान संबंधित। वही बात कर लेगा चंद्रकांत देवताले। क्या? चंद्रकांत देवताले तो पत्थर फेंक रहा हूं के लिए इन्हें दोस्तों 2012 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सी रचना? चंद्रकांत देवताले की, तो पत्थर फेंक रहा हूं के लिए 2012 में दोस्तों इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनकी जो रचना है तो लखड़ बग्घा हंस रहा है, ये भी इन्हीं की रचना है। वही बात करते हैं श्रीकांत वर्मा जी की, तो इनके बारे में याद रखिएगा, इनकी एक रचना है मगध। क्या है? मगध दोस्तों, और इसी के लिए इनको मिला है क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1987 का, मगध के लिए श्रीकांत वर्मा जी को। अब बसते धूमिल, तो धूमिल के तो बारे में आपको पता है, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध रचना धूमिल के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना याद रखेंगे। कौन कौन सी रचना है? तो कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ठीक है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र दोस्तों, और इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर हम देखें तो लीलाधर जगुड़ी होगा। चलिए अगला है, अशोक ने पत्र पढ़ा। अशोक ने पत्र पढ़ा दोस्तों, इसमें कौन सा कारक चिन्ह होगा? तो इसमें कौन सा कारक है तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर करता है क्योंकि ने आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, इसको आपको चुनना है। यहां पर देखिए, धुआं होता है, भत्ता मिलता है, धावा बोला जाता, संध्या होती है। ठीक है, तो संध्या हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए होती है बोल के हम देखें तो हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि संध्या क्या है? एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, यह लड़के ने कहा, या लड़के लड़के से कहते हैं, या लड़के ने लड़के से कहा। ठीक है, तो ये चीज आप बताइएगा कि इसमें बहुवचन का प्रयोग कहां पे हुआ है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए सी ऑप्शन में, क्योंकि दोस्तों यहां पे क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। तो यहां पे है तो यही बहुवचन है, लड़के लड़के से कहते हैं दोस्तों, यही आपका क्या है? बहुवचन में प्रयोग हुआ है। बाकी सब नहीं हुए हैं, एक वचन में हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अत्याचार शब्द में कौन सी संधि दोस्तों? अत्याचार का होता है अति धन आचार। अगर देखिए अत्याचार पूछ ले कौन सा उपसर्ग होगा तो अति हो जाएगा दोस्तों, अति धन आचार अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है जहां कहीं भी दोस्तों क्या आते हैं, कोई भी वर्ण समझिएगा, या और वा के पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है, कोई आधा अक्षर आता है दोस्तों, यण संधि के अंतर्गत आ जाता है। ये आप ट्रिक समझ ले, कुछ भी समझ ले। देखिए या के पहले आधा ता आ चुका है, यानी कि ये यण संधि का उदाहरण होगा। अति धन आचार अत्याचार हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको पता होगा कि आधे अधूरे बहुत बार पूछा भी आता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आधे अधूरे किसकी है? मोहन राकेश जी की है। ठीक, अंडे के छिलके, आधे अधूरे, ये सब किसके हैं? मोहन राकेश जी के ही हैं। तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, मादा कैक्टस। इंपॉर्टेंट रचना है मादा कैक्टस, बहुत बार पूछा गया और इंपॉर्टेंट भी है। किसकी है? तो लक्ष्मी नारायण लाल जी की है। क्या? मादा कैक्टस। तो मादा कैक्टस रचना किसकी है? तो लक्ष्मी नारायण जी की। ठीक है, किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल जी की। चलिए यथा विधि में समास है। आपको बता दें कि कहीं भी अगर यथा लगा मिल जाए, है ना, उपसर्ग कहीं भी मिल जाए दोस्तों आगे, तो आपका अव्ययभाव समास होता है। देखिए अधिकतर, जरूरी नहीं कि उपसर्ग लगा मिले दोस्तों तो वो आपका अव्ययभाव होगा, मगर ज्यादातर पहचानने के दोस्तों आपको बता दें, कहीं भी उप लगा मिल जाए, है ना, बे लगा मिल जाए, और दोस्तों कोई भी यथा लगा मिल जाए, ऐसी चीजें अगर आपके सामने कहीं दिखती हैं दोस्तों तो वो अव्ययभाव समास को उदाहरण होगी। और अव्ययभाव एकमात्र ऐसा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा? प्रथम पद प्रधान होता है। और दोस्तों किसी भी चीज का बारंबार हो जाए तो दोस्तों वहां भी आपका अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि दिन दिन कहते जाए, दिन दिन में कौन सा समास पूछ ले तब आप अव्ययभाव बताएंगे, द्वंद्व नहीं बताएंगे। ये चीज समझिएगा, जब कोई चीज रिपीट हो जाए तो उससे हम अव्ययभाव समास के अंतर्गत रखते हैं। देखिए द्वंद्व समास में कोई चीज दोस्तों उसका उल्टा होता है, जैसे
जैसे रात दिन हो जाएगा, कोई मतलब दोनों सेम नहीं होंगे। अगर रात दिन पूछे तो द्वंद्व समास, अगर रात पूछ ले तब आपका अव्ययभाव समास होगा, ठीक। और तत्पुरुष समास में क्या कारक चिन्ह पे आता है, द्विगु समास में संख्यावाची शब्द आते हैं, ठीक है। चलिए अगला है लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा। देखिए प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगता है, तो लोक प्लस इक क्या हो जाएगा, लोक प्लस इक लौकिक हो जाएगा। तो हमारा 94 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला है 95 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा, तत्सम मतलब के संस्कृत वाला, कौन सा, संस्कृत वाला। देखिए यहाँ पे पता है जो जिसमें दोस्तों ये चंद्र बिंदु लगा होता है वो हमेशा तद्भव शब्द होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते। ऊंट उष्ट होता है, आंख अच्छी होता है, आम देखिए आम्र का आम्र होगा, तो यही दोस्तों हमारा ए हो जाएगा, त्वरित, तुरंत, है ना। तो त्वरित दोस्तों यही हमारा तो क्या है, तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। चलिए अगला है पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है। देखिए पुलोमा इंद्र की बीबी का नाम होता है, तो इंद्र की बीबी का पर्यायवाची क्या होगा, सची। देखिए इसीलिए इंद्र को आप सचीपति भी कहते होंगे, आपको पता होगा, सचीपति कहते हैं। और देखिए पुलोमा क्या हो जाएगा, इंद्रवधु भी हो जाएगा, इंद्राणी भी हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखेंगे कि पुलोमा किसका होता है, इंद्र की पत्नी का नाम है पुलोमा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उमा किसका है, तो उमा आपको पता है किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, उमा होता है गौरा जी का ना, गौरा होगा, पार्वती होगा, गिरिजा होगा, है ना, और शैलजा होगा, अपर्णा होगा, तो ये सब चीजें किसकी है, उमा की। पंचसर किसका है, तो मनोज, आपको पता होगा, कामदेव, रतिपति, अनंग, है ना, कंदर्प और मनसिज, पुष्पधनवा, आत्मभू, ये सब किसके हैं, तो पंचसर दोस्तों ये किसके हैं, तो कामदेव के हैं। और कामदेव बहुत इंपॉर्टेंट। और कंज किसका होता है, तो ये आपको पता, कमल के फूल, कमल का है पर्यायवाची। चलिए अगला है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चरणदास चोर किसकी है, तो हबीब तनवीर की, किसकी है, हबीब तनवीर जी की है। चलिए आगे देखते हैं कि बाबू देवकी नंदन का, देवकी नंदन खत्री जो है दोस्तों, उनकी प्रसिद्ध उपन्यास कौन सी है, तो देवकी नंदन खत्री आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रथम यारी उपन्यास दोस्तों, तो कौन सा है, चंद्रकांता। क्या, चंद्रकांता दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और यहीं पर दोस्तों ये बहुत, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मगर दोस्तों एक चीज ये बहुत पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया था यूपीएसआई में, कि हल्दी घाटी किसकी रचना है, क्या हल्दी घाटी किसकी रचना है, तो ये आप याद रखिएगा, श्याम नारायण पांडे। किसकी दोस्तों, श्याम नारायण पांडे, याद रखेंगे। हल्दी घाटी किसकी रचना है, तो श्याम नारायण पांडे जी की है, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लेंगे कि हल्दी घाटी किसकी रचना है, तो श्याम नारायण पांडे। और चंद्रकांता किसके, देवकी नंदन खत्री जी की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है। देखिए अच्छ मिस धुरी भी होता है, केंद्र भी होता है, ठीक है, अच्छ मिस अच्छी भी होता है। तो देखिए ये तो आपका एकार्थी शब्द नहीं है, ये क्या है दोस्तों, अनेकार्थी है। अरुण मिस लाल भी होता है, और सूर्य को बोलते हैं दोस्तों, और चीज होती है, ये भी आपका अनेकार्थी नहीं, एक अनेकार्थी शब्द है, एकार्थी नहीं है। अर्थ मतलब का रुपया होता है, माने होता है, अर्थ मतलब होता है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी क्या है दोस्तों, अनेकार्थी शब्द है दोस्तों। अभिमान क्या है, देखिए अभिमान एकार्थी शब्द हो जाएगा। देखिए एकार्थी शब्द क्या होता है, जिनके केवल एक ही अर्थ निकले, ठीक है, एक ही अर्थ निकले, उसके स्थान पर कोई दूसरा उसका अर्थ न निकले, तो देखिए अभिमान मतलब अभिमान ही होता है, घमंड ही होता है, इसके अलावा इसका अभिमान का मतलब कोई नहीं निकलेगा। तो ये एक आर्थी शब्द है। बाकी सब के सब क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है अग्रगामी का विपरीत शब्द क्या होगा, अग्रगामी का विपरीत शब्द क्या होगा, द्रुतगामी या पश्चगामी या उपरिगामी या फिर ऊर्ध्वगामी। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 100 का पश्चगामी। अगर का पश्च जाए, देखिए इस तरह पकड़िएगा, आगे देख लीजिए, अगर लिखा तो अगर का क्या होगा, पश्च होगा, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा। चलिए अगला है कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही वाले का बताइए। देखिए सही क्या होता है, वो चीज आपको बताना है कि सही इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर लिखित है ना, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, तो कैसा वाक्य है, ये वाक्य कैसा है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। तो इस वाक्य को हमको बताइएगा, इसमें कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों आपको पता है जहां पर एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है, उसको हम सरल वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। क्या, सरल वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है दोस्तों, किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन और ऐसे शब्दों से कोई शब्द जुड़ा होता है, उसको हम संयुक्त वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या होता है, अगर तो, यदि तो, या फिर की शब्द आएगा, या फिर दोस्तों जो चीज रहमी शब्द होते हैं, जैसे कि इतना जितना करोगे उतना खाओगे, इस तरीके के सेंटेंस आपके मिश्र वाक्य में आते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सरल वाक्य। चलिए अगला है दिए गए विकल्पों में से एक वाक्य शुद्ध है जिनका चयन करें। तो इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और बनेंगे भी, तो याद रखिएगा 103 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए एक फूलों की माला, देखिए कोई भी माला होगी उसमें एक फूल नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा।
एक फूलों की एक माला लाओ, बिल्कुल सही। देखिए फूलों की एक माला होगा मगर उसमें फूल बहुत सारे होंगे, तो फूलों की एक माला लाओ, ये इंपॉर्टेंट है और ये सही भी है, ठीक है। कोई भी एक फूल से माला नहीं बनेगी, एक फूलों की माला नहीं होती, फूलों की एक माला होती, ये आप दिमाग में बिठा लीजिएगा और ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए क्या होगा कि जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो वो क्या होता है? अभियुक्त होता है। क्या होता है? अभियुक्त होता है दोस्तों। अपराधी आपको पता है, ठीक है। चलिए अगला है, कुप्पी, टोपी, नीर, पहाड़ किसी भाषा परिवार में हिंदी में आगत शब्द हैं? तो किस भाषा परिवार के हिंदी में आगत शब्द हैं दोस्तों? कुप्पी, टोपी, नीर और पहाड़, ये किस भाषा से आए हैं? तो आपको बता दें ये द्रविड़ भाषा परिवार से आए हैं। क्या? द्रविड़ भाषा परिवार से दोस्तों। हमने बताया कि मुख्यतः हिंदी के 4 भाषा परिवार होते हैं। भारोपी होता जिसकी खुद हिंदी होती है, द्रविड़ और चीनी तिब्बती दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो 4 होते हैं, ठीक है। 4 भाषा परिवार है हिंदी के, तो ये चीजें याद रखेंगे, ठीक। और हिंदी किसकी है? तो भारूपी भाषा परिवार की है, ठीक है। चलिए अगला है, तरने तंजा तट तमाल तरवर बहुछा। देखिए यहाँ पे ताता की आवृत्ति कई बार आई है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है नहीं, तो वृत्यानुप्रास है, तो वृत्यानुप्रास हो जाएगा, ठीक है। कि जहां पर किसी चीज की आवृत्ति 1 से 2 से अधिक बार होती है वहां पे वृत्यानुप्रास होता है। तो यहाँ पे ता देखिए, ता इधर आया, ता इधर आया, ता इधर आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो दोस्तों 4 से 5 बार आ चुका है। तो तरन तंजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पे वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला है, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में सही है? तो देखिए दोहा ये मात्रिक है, और दोस्तों द्रुत विलंबित और सवैया दोस्तों ये मात्रिक नहीं है। सोठा दोस्तों मात्रिक है, इंद्रवज्जा मंद्राकांता ये नहीं है, और दोस्तों चौपाई दोहा रोला ये है दोस्तों, बिल्कुल सही। ये आपके मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद है। आपको पता है कि चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं और दोहा में 13-11, और दोहा को उल्टा होता है दोस्तों सोठा, जिसमें 11-13 हो जाएंगी, और रोला दोस्तों, तो रोला में आपको पता होना चाहिए इसमें भी दोस्तों आपकी क्या होती हैं? तो रोला में भी 11-13 मात्राएं होती हैं और टोटल 24 होती है। 11-13 पे क्या होता है? यति होता है, और एक पंक्ति में कितनी होती है? 24 मात्राएं होती है। तो यार बिल्कुल याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? मात्रिक छंद हैं, ना कि वर्णी। चलिए अगला है, मनहु कला शशिभान कला 16 सो बन्नी है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? देखिए कला यहाँ पे है ना, तो इसमें कला की बात की गई है दोस्तों, कला की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन होगा? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। क्या? रति या प्रेम होता है। करुण का शोक होता है, भयानक का भय होता है, वीर का क्या होता है? उत्साह। तो ये चीजें भी आप अपने दिमाग में बिठा के रख लेंगे। अगला है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो 11 वर्ष का समय देखिए इंपॉर्टेंट है। 11 वर्ष का समय ये आपका इंपॉर्टेंट रचना है, तो याद रखेंगे ये किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, ये किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। और आपको बता दें जो 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, इसे प्रथम कहानी किसने माना है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इसको प्रथम कहानी माना है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इसको प्रथम कहानी माना है। वैसे आधुनिक स्रोतों के हिसाब से एक टोकरी भर मिट्टी दोस्तों देवी प्रसाद जी द्वारा मानी गई पहली कहानी मानी जाएगी, ठीक है। और लोग इंदुमती को मानते हैं, किसने? ठीक है, इंदुमती को बहुत से लोग प्रथम कहानी मानते हैं। तो याद रखेंगे 11 वर्ष के समय को किसने प्रथम कहानी माना है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, ठीक है। और किसकी रचना है दोस्तों? ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। देखिए हाथ डालना मतलब क्या होता है? हाथ डालना मतलब क्या होता है? कहीं हाथ डाल दिया दोस्तों, क्या होता है? हाथ डालना मतलब क्या होता है? शुरू करना। किसी चीज में हाथ डालना मतलब क्या? शुरू कर देना, उस काम को करना शुरू करना, ठीक है। अब देखिए गद्यांश है, अब गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके आंसर आपको देने हैं। क्या? गद्यांश को पढ़ना है फिर उसके आंसर देने हैं दोस्तों। थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा लंबा है, इसलिए आपको दिखाएं। देखिए निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है, ठीक है। बिस्तरों और आसनों है ना, आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल कविता के नयापन नहीं, ठीक है, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। ये यदि वह प्रचलित हुआ तो मशीनों में पहिए के नीचे दबकर हमें मरा समझिएगा, है ना। अब देखिए यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकालेगी, ठीक है, जो अपने जीवन में आनंद के साथ खेती के मेड़ों का, कपड़े के धागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेंगे। सिर नंगे
नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए वे बेजुबान कभी जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इन असभ्य स्वरों में से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य में कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मलार का काम देगा। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलिया का उत्पादन उद्भव होगा, परंतु ये सबके सब मजदूरी के दूध में पलेंगे। शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होते हैं। तो देखिए अब इनके आंसर आपको बताने हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नीवन साहित्य का प्रमुख विषय क्या होगा। तो नीवन साहित्य का दोस्तों प्रमुख विषय क्या होगा, नवीन साहित्य का कौन सा प्रमुख विषय होगा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए मजदूरों के जीवन में बिखरा आनंद। दोस्तों ये हम अभी पढ़े हैं, मजदूरों के बारे में ही पढ़े हैं। ठीक है, चलिए अगला है, मजदूर बेजुबान रहकर भी कविता कर सकता है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों। तो इसका मतलब आपको बताते हैं कि बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा औजारों से निकलने वाले संगीत के माध्यम से। आपको पता है जब मजदूर औजार चलाते हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आवाज होती है, तो वही चीज कह रहे हैं कि मजदूर बेजुबान रहकर भी कविता कर सकता है, मतलब अपने औजारों के द्वारा। ठीक है, चलिए 113 नंबर क्या है, आधुनिक युग में लिखी जा रही कविता में नयापन नहीं है क्योंकि इसमें क्या है। तो आपको बता दें इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, इनमें नवीन भावों की अभिव्यक्ति नहीं मिल पा रही है दोस्तों, नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए अगला है, मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। इसमें आपको पता है दोस्तों सासी से सरिस सम। दोस्तों ऐसे सेंटेंस अगर आपको कहीं मिलते हैं इसका मतलब इसमें तुलना की जा रही है, समझिए समान हो रहा दोस्तों, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार, यानी तुलना की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम सासी से सरिस सम, ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं कहीं पे तो वो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, उत्प्रेक्षा में जन जानो मन मानो ऐसे आते हैं दोस्तों, और रूपक में क्या होता है किसी चीज को उसका रूप दे दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 115 नंबर, देवी प्रतिमाओं की जीवंतता एवं कलात्मक देखकर सभी विमुग्ध हो रहेगा। दोस्तों ये देखिए रिक्त स्थान वाले बहुत बार पूछे आते हैं, तो इसमें दोस्तों क्या भरना है, क्या भर दिया जाए ऐसा, तो दोस्तों क्या शुभ श्री भर दिया जाए, क्या भर दिया जाए यहाँ पे, शुभ श्री भर दिया जाए। तो देवी प्रतिमाओं की जीवंतता एवं कलात्मक शुभ श्री देखकर सभी विमुग्ध होगा। दोस्तों इतश्री का होता है इसका मतलब अंत होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, तुमने अच्छे कर्म दिए होते तो अवश्य अच्छा फल पाते, तुमने अच्छे कर्म दिए होते तो अवश्य अच्छा फल पाते। इसमें कौन सा वाक्य है, आपको पता है कि दोस्तों आपको पता है कि अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं और उन्हीं 8 भेदों में से कौन सा भेद होगा, तो 116 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संकेतवाचक है ना, किसी तरफ संकेत कर रहा कि अगर तुमने देखे संकेत क्या कर रहा कि तुमने अच्छे काम किए होते, संकेत कर रहा तो क्या होता, अवश्य फल अच्छा होता। लेकिन इच्छा में क्या होता है कि हमें घर जाना, या फिर दोस्तों कोई चीज इच्छा जताई जाती है, या फिर किसी को आशीष जाता है, किसी के बारे में अच्छा सोचा जाता है, वही क्या होता है इच्छा वाला ना। संदेह का होता कहीं पे दोस्तों, संदेह होता कि पता नहीं वो आया कि नहीं आया ना, ऐसी चीजों में संदेहवाचक शब्द होगा। ठीक है, और दोस्तों को बता दें कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछे आते हैं। चलिए अगला है, इसकी मूर्छा को दूर करके इसे किसमें लाया जाए। दोस्तों मूर्छा मतलब क्या होता है, बेहोशी। अगर किसी कोई दोस्तों बेहोश में है तो उसे किसमें लाया जाना चाहिए, चेतना में, मतलब उस चेतने अवस्था में पानी उन्हें डालकर उसको कहें चेतना आ गई ना, तो वो चीज याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, चेतना। ठीक है, अगला है, डाह का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो डाह का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों, डाह मतलब क्या होता है, नीच। क्या, नीच। दोस्तों डाह मतलब क्या होता है, नीच। चलिए अगला देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द की वर्तनी 4 तरीके लिखे गए और सही शब्द आपको चुनना है। तो सही शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो 119 का बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपको देखना है, अनुग्रहित होता है। ठीक है, अब अगला है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और इसके साथ साथ हमें यह भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपके 40 में से सही हुए, और इसका आंसर भी आप बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बताइए दोस्तों ये हमारी ई बुक है हिंदी साहित्य, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इसको आप परचेस कर सकते हैं, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे, वहाँ पे आप पैसे कटा के 50 रुपये कटा के दोस्तों इसको प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं instamojo.com से। इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा, तो सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे जो भी आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, भारत भारती, सलाहकार सम्मान और मंगला प्रसाद पारितोषिक, या फिर दोस्तों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे। कवि और उनके उपनाम होंगे, उनके जन्म स्थान होंगे, उनकी रचनाएं होंगी, और संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास इसी में मिल जाएगा दोस्तों। तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।